नमस्ते विद्यार्थियों, मैं ताराचंद सैनी, राजपूताना पीजी कॉलेज। विद्यार्थी हम पढ़ रहे हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, कि कैसे भारत में यूरोपियन कंपनी आई हैं और धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता पर उन्होंने हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया, तो हमने वो पढ़ा था। उसके बाद कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसको हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा कि अंग्रेजों के आगमन, अंग्रेजों के आगमन के समय, अंग्रेजों के आगमन के समय, अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति, कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी उस चीज का हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। और मैं बताऊं कि विद्यार्थियों, जब अंग्रेज भारत में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और भारत में जब अंग्रेज आए थे उससे पहले भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध थी, अर्थात जब मुगल काल में चल रहा था उस समय भी भारत की आर्थिक स्थिति अपने आप में संपन्न थी विद्यार्थियों, क्योंकि भारत की हर आवश्यकता, गांव की आवश्यकता गांव में पूर्ति हो जाती है। और जो बड़े बड़े उद्योग केंद्र थे जैसे कि हुगली है, कलकत्ता है, मद्रास है, बम्बई है, काशी है, वाराणसी है, ये बड़े बड़े औद्योगिक नगर थे। इनमें जो बड़े बड़े स्तर पर जो उद्योग हो रहे थे उन उद्योगों से बाहर व्यापार किया जाता। मुगल काल में भी बाहर व्यापार किया जाता था विद्यार्थियों। तो जब अंग्रेज भारत में आगमन होता है, चाहे आए, उस समय भारत की स्थिति अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन जो ही आए इन्होंने भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया और धीरे धीरे भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया। भारत का व्यापार धीरे धीरे से मिलता गया और अंग्रेजों का चढ़ता गया। और जब अंग्रेजों का काल आया तो भारत की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी थी। उससे पहले, अंग्रेजों से पहले भारत की स्थिति काफी अच्छी थी, हर व्यक्ति अपने आप में संपन्न था। लेकिन जो ही यह आता है भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है। तो सबसे पहला आता है विद्यार्थियों में भू स्वामित्व। इसमें पहला आता है भू स्वामित्व। भू स्वामित्व किसे कहते हैं विद्यार्थियों? भू स्वामित्व अर्थात भूमि का स्वामित्व, कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय जब कृषि होती थी तो भूमि का स्वामित्व किसी के पास में था। तो इस समय विद्यार्थियों इतिहासकार के मतभेद है और वो कहते हैं कि इस समय दो प्रकार की कृषि होती थी, दो प्रकार की कृषि। इनको बोलते हैं, एक तो खालसा भूमि, एक तो बोलते हैं खालसा भूमि, और एक होती है विद्यार्थियों गैर खालसा भूमि, गैर खालसा भूमि। दो प्रकार की भूमि होती है, खालसा भूमि और गैर खालसा भूमि। ये दोनों प्रकार की भूमि है विद्यार्थियों। ये जो दोनों प्रकार की भूमि है इनमें ये जो खालसा भूमि होते हैं, इस खालसा भूमि होती है, इस खालसा भूमि जो सीधे सम्राट के अधीन होती थी, सम्राट के अधीन होती थी। जो खालसा भूमि होती है ये सीधे सम्राट के अधीन होती थी, और गैर खालसा भूमि होती है ये सीधे है जो किसानों के होती थी, किसानों के अधीन होती थी। इसमें तो है जो खालसा भूमि है, ये खालसा भूमि तो सीधे सम्राट ने दी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस सम्राट है, इस भूमि पर है जो किसानों से अपना अन्न उगाता या एक तरह से खेती करवाता। ये जागीरदार को देता, जागीरदार किसानों को दे, वो सारा अनाज किसके आधार पर आता? खालसा के दिन आधार पर सम्राट के पास में जाता। और जो गैर खालसा भूमि को ध्यान दो, ये गैर खालसा भूमि है जो किसानों के दिन की। अब इसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग मतभेद रहते हैं। डॉक्टर सिद्दीकी का अलग मत है, डॉक्टर जायसवाल का अलग मत है। वो कहते हैं कि जब तक इस गैर खालसा भूमि, कि जब तक हम कर दे रहे हैं, जैसे मैं किसान हूँ और ये राजा है, ये एक राजा है और मैं किसान हूँ, जब तक मैं इसको टैक्स दे रहा हूँ, एक तरह से आय दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, कि जब मेरे पास में है जो लगभग 5 बीघा भूमि है विद्यार्थियों, इस 5 बीघा में अनाज हो रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा हूँ, मैं फसल हो रहा हूँ, तो इसका जब तक मैं कर रहा हूँ टैक्स जो मैं देता रहूँगा ना, तब तक तो ये भूमि मेरे है। और जब मैं टैक्स देना बंद कर दूंगा तो भूमि जागीरदार या सम्राट मेरे से लेकर किसी और को देगा जो टैक्स देना चाह रहा है। तो एक तरह से भूमि का स्वामित्व किसानों के
हाथ में था, लेकिन किसान उसको बेच नहीं सकता था। किसका दिन था? जमीन मेरी थी, जब तक मैं टैक्स दे रहा हूँ जमीन में रहेगी, लेकिन इस जमीन को मैं बेच नहीं सकता। तो ये था विद्यार्थियों कृषि का एक कि ये भूमि स्वामित्व की भूमि पर दो प्रकार की भूमि होती है। एक खालसा भूमि होती है जो सीधे सम्राट के अधीन होती है और सम्राट के साथ अनुदा कर खुद ले जाता, उनको जितनी उनकी मजदूरी होती है वो मजदूर उसको दे देता। दूसरी आती है गैर खालसा भूमि जो किसानों के अधीन थी। इसमें जब तक टैक्स देता रहेगा किसान तब तक वो खेती बाड़ी करता रहेगा, चाहे उसके वंश पूरा चलते रहो। और अगर उसने टैक्स देना बंद कर दिया तो किसान उससे छीन कर किसी दूसरे को दे देगा। लेकिन यह है कि किसानों का अधिकार था इस भूमि पर, बाकी किसान इनको बेच नहीं सकता था। ये एक कंडीशन थी कि उन्हें बेच नहीं सकता। इसके अलावा जो भूमि जो एक से टैक्स था, उस टैक्स के लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई थी कि जमीन को 3 भागों में बांटा गया था, चरत प्रति चारण ऐसे 3 भागों में बांटा गया था। अर्थात एक में सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, जैसे कि एक में ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो इसमें एक तो हर वर्ष उगने वाली फसल, एक जो तीसरे वर्ष उगने वाली, एक 5वें वर्ष उगने वाली, तो ये तो हर साल इस भूमि में तो खेती होती है, तो इसका एक तीसरे साल और एक 5 साल, तो इनका कुछ औसत निकाल कर उनको आय के रूप में टैक्स के रूप में दिया जाता था। तो ये था विद्यार्थियों भू स्वामित्व अर्थात भूमि का स्वामित्व इनके आधार पर होता था। उसके बाद में है दूसरा आता है किसानों की फसलें। किसानों की फसलें विद्यार्थियों, किसान है जो वर्तमान में जो फसलें उग रही है वो सारी की सारी फसलें हैं जो किसान वहां पर बोते थे, जैसे कि गेहूं हो गया, गेहूं होगा, जवार, मक्का, सरसों, हर फसल है, हर फसल जैसे कि सरसों, दलहन और कुछ व्यापारिक फसलें भी होती थी विद्यार्थियों। व्यापारिक फसलों का मतलब होता है जैसे जूट, कपास, रेशम, एक तरह से कि ये व्यापारिक फसलें जो व्यापारिक रूप से जैसे नील इनके काम आती है, व्यापारिक फसलें यहाँ पर होती थी। और जो कृषि है वो मुख्यतः विद्यार्थियों इंद्रदेव पर मेहरबान रहती है, इंद्रदेव पर मेहरबान रहती है, एक तरह से मेहरबान होती है। अर्थात ये सिर्फ और इंद्रदेव मतलब वर्षा पर निर्भर रहती है, वर्षा पर निर्भर कृषि है जो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहती थी। इसके अलावा अगर उसे फसल बोती वर्षा आएगी तो फसल पैदा कर लेंगे, अगर वर्षा नहीं है तो वो फसल नहीं कर रहे थे। सरकार की तरफ से एक तरह से नहरों का इतना वो नहीं था कि नहर है इनके लिए एक नहरों के लिए ज्यादा व्यवस्था नहीं कर रखी थी। कुछ नहरों कुछ जगह कृषि नहरों से भी होती थी, नहरों से भी होती। ये मुख्यतः बहुत ही कम होती थी जो नहरें है ना, मुख्य स्थानों पर ये कोई 2-4 नहरें रही होगी, बाकी कृषि मुख्यतः किस पर थी? वर्षा पर निर्भर थी। अगर वर्षा आएगी तो कृषि हो जाएगी, वर्षा नहीं आएगी तो कृषि नहीं होगी। बाकी कुछ जगह पर है जो नहरों से भी खेती होती थी, जो ज्यादा जगह नहीं है कम, और बाकी किसानों की फसलें जो आज बोई जा रही है सारी की सारी फसलें वहां पर बोई जाती थी। इसके अलावा है सरकार द्वारा किसानों की सहायता। हाँ विद्यार्थियों इस समय है जो राजा है, जो सम्राट है, जो किसानों की सहायता करता था। अर्थात एक तरह से अकाल पड़ गया विद्यार्थी, मानो अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ गया तो वो किसानों को कर माफ कर देगा कि भाई आपको टैक्स माफ कर देगा, क्योंकि फसल ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया तो हम आप टैक्स माफ कर देगा, तो उनका कर माफ कर दिया जाता था। इनके अलावा उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। अर्थात वित्तीय सहायता भी उनको उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात अगर अकाल कम हो गया, उनके पास में पैसे नहीं है, तो उनको बीज खरीदने के लिए उनसे राजकीय अनुदान दिया जाता, अर्थात उनको पैसे की सहायता उपलब्ध कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात जो राजा जागीरदार सम्राट था उनको दिया जाता।
इसके अलावा जब अकाल के टाइम में है, वो राजा अपने अधिकारियों का था कि प्रजा से अच्छा व्यवहार करो, उनके पास में अगर पैसे नहीं तो उनको पैसे आप अपनी तरफ से आर्थिक मदद दो ताकि वो किसान अन्न उगा सके। इसका मुख्य कारण क्या था विद्यार्थियों, क्योंकि सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या था इस समय, कृषि थी। राजा की आय का प्रमुख स्रोत कृषि थी, और अगर कृषि की कमर तोड़ देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे पास में टैक्स कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, और हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ये लोग राजा किसानों की आश्रम बंद करते थे, किसानों की फसलें होती थी, कुछ जगहों पर नहरों की व्यवस्था के लिए, बाकी लोग वर्षा पर निर्भर था। इनकी हर जगह पर सहायता की जाती, अगर अकाल पड़ गया वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इनके जो अधिकारी अधिकार था कि प्रजा से जो एक तरह से नॉर्मल व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं कि उनको अगर अकाल पड़ गया कर नहीं है तो उनको मारे पीटे कोड़ दे, ऐसी उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा है जो गवर्नमेंट है उनसे व्यापारिक फसलें करवाती, और व्यापारिक फसलें गवर्नमेंट खुद खरीदती थी। जैसे कि किसानों की सहायता, जैसे उन्होंने गन्ना, गेहूं, तिलहन, जूट, कपास, ऐसी जो व्यापारिक फसलें थी वो फसलें कराती, उनके लिए सहायता देती, और वो फसलें गवर्नमेंट खुद खरीदती थी कि भाई आप जैसे दलहन हो गया, जैसे चावल हो गए, चना हो गया, अरहर हो गया, ये सारे एक तरह से तिलहन वाली फसलें हो गई, तो उनको खरीदते। जैसे जूट कपास को, अब वो जूट को खाएगा थोड़ी, कपास को खाएगा थोड़ी किसान, तो गवर्नमेंट उनसे खरीदती थी और छोटे छोटे कारखानों में देते थे, उनको पैसे दे, तो हर संभव सरकार उनकी मदद करती थी। चौथा था विद्यार्थियों किसानों की स्थिति, किसानों की स्थिति। इस समय विद्यार्थियों किसानों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, अर्थात अच्छी थी, क्योंकि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था विद्यार्थियों कृषि, और किसानों के अगर किसानों का हित नहीं चाहेंगे हम तो फिर क्या होगा, किसान कृषि करेंगे। इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति से थी, गांव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यार्थियों, जैसे कि अपना ये गांव है, इस गांव की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में हो जाती थी, बाहर से कोई चीज ले जाने पड़ती नहीं थी, गांव की आवश्यकता गांव में पूरी हो जाती थी। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट हमारे पास में। और जो बड़े बड़े उद्योग लगे थे, जैसे बड़े बड़े जगहों लगे, वहां से हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे, उनको निर्यात करते थे, और इसलिए भारत में सोने की चिड़िया कहलाती थी। एक अच्छी व्यवस्था इनके पास में थी। इनके अलावा विद्यार्थियों व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य विद्यार्थियों, जब किसानों की हालत अच्छी होगी, जैसे आज का राष्ट्र पत्रिका का अखबार पढ़ना विद्यार्थियों, आज की पर डे 350 करोड़ अर्थात लगभग 3500 लाख करोड़ का या 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि किसानों ने धरना दे रखा ना। ऐसे विद्यार्थियों, जब किसानों की हालत ठीक होगी, किसान माल उगाएंगे, कच्चा माल उगाएंगे, तो फिर व्यापार वाणिज्य अपना भी चलेगा। भाई जब हम कपास उगाए नहीं रहे हैं तो हमारे पास में रुई कहाँ से आएगी, कपड़े कहाँ से आएंगे, तो और जब किसानों को अच्छी तरह से उगा रहे तो हमारा व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। जैसे कि हमारे पास में हमें चाहिए भाई 100 किलो रुई चाहिए, 100 किलो कपास चाहिए, तो हमारे पास में पैदा हो रही है। अब किसान पैदा करे 1000 किलो कपास और हमें चाहिए क्या 100 किलो, तो क्या करेगा 900 किलो को बाहर निर्यात करेगा ना। इन्हीं निर्यात व्यापार वाणिज्य अर्थात दूर दूर तक इन व्यापारिक फसलों का निर्यात होता था, व्यापार वाणिज्य होता था। तो इन व्यापारिक माध्यमों से हर चीजें तैयार की जाती थी। व्यापार वाणिज्य में जैसे कि रेशम, जूट, कपास, मीनाकारी की वस्तु, हर चीज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी था मध्यकाल में भारत में। अर्थात ऐसे ऐसे आज हमारे जो बेरोजगारी की समस्या है ना, ये बेरोजगारी की समस्या मध्यकाल में थी। हर किसी के पास में रोजगार था, वो अपने आप में समर्थ था और अपना कार्य करता था। लेकिन आज हमारी बेरोजगारी आ रही है तो देखो कैसे आ रही है। तो ये व्यापार वाणिज्य अपने आप में समर्थ था। एक छठा आपका विद्यार्थियों आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार। ये आंतरिक व्यापार क्या कहलाता है विद्यार्थियों, इसको समझो। आंतरिक व्यापार होता है भारत के अंदर ही, अर्थात एक होता है विदेशी व्यापार, बाहर विदेश में हम कोई चीज भेजते हैं, और एक होता है आंतरिक व्यापार भारत में। और ज्यादा आजकल अपने जो ये बंजारे है ना, बंजारे जानते हो ना, ये बड़े बड़े चूड़ियां भी पहने रहते हैं, वो कोई आजकल तो खेतों में खाद भी वो डाल देते, बंजारे डाल देते हैं। पहले नमक बेचने का इनका काम होता था, और आजकल जो भी कुछ काम कराओ आजकल तो ट्रैक्टर में अनार भर भर के बेच देते हैं। तो विद्यार्थियों ऐसा होता है आंतरिक व्यापार, भारत के अंदर व्यापार था। तो ये बंजारे लोग थे,
स्थानीय अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, एक तरह से व्यापारी होते हैं और व्यापार करते हैं एक गांव से दूसरे गांव में। बाकी गांव की आवश्यकता गांव में पूरी रहती है, लेकिन फिर भी है अगर किसी चीज की कमी रहती है तो ये बढ़ जा रहे हैं जो आंतरिक व्यापार करते हैं। और आंतरिक व्यापार में विद्यार्थी अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध व्यापार था। उसके बाद में आता है सातवां विद्यार्थियों परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, परिवहन के साधन विद्यार्थियों वही घोड़ा में ऊंट गाड़ी बैल यही है, गधे हैं, यही व्यापार के हमारे परिवहन के साधन हुआ करते थे कि इसमें ऊंटों के माध्यम से हम अपना व्यापार कर लें, ऊंटों के माध्यम से व्यापार कर लें, गधों के माध्यम से अपना व्यापार कर लें, या जैसे कि बैलगाड़ी है उनके माध्यम से अर्थात है जो ये अपने लोकल है इन्हीं के माध्यम से हम व्यापार वाणिज्य करते थे। एक तरह से कि ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, गधे, खच्चर इनके माध्यम से हमें इन व्यापार करते थे। ये जो मुख्य व्यापारी व्यापार करते बढ़ जा रहे और ये बढ़ जा रहे हैं जो अपने आप में समृद्ध होते थे। आज इन बंजारों की हालत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन इस मध्यकाल में अपने आप में संपन्न थे अर्थात ये बड़ी बड़ी सोना चांदी लोग पहनते थे क्योंकि इनका व्यापार अच्छा चलता था। ये एक तरह से व्यापारी होते और व्यापार का काम करते थे। इस तरह से ये व्यापार का काम। इसके अलावा विद्यार्थियों है विदेशी व्यापार। इसके अलावा आता है विद्यार्थियों विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार विद्यार्थियों जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे या अंग्रेज हम आने वाले थे तो उस समय हमारा विदेशी व्यापार में बहुत ही संपन्न था। जो गांव की आवश्यकता है तो गांव से पूरी हो जाती। तो जो सिटी में जैसे बंगाल है, मद्रास है, बंबई है, ये बड़े बड़े उद्योग के केंद्र थे। इनमें वाराणसी है, उज्जैन है, ये है जो बड़े बड़े उद्योग के केंद्र थे। इन जगहों पर जो बड़े बड़े कारखाने लगे थे उनमें जो माल बनता था उनको हम विदेशों में निर्यात करते रहते और जल मार्गों के माध्यम से जल मार्गों के माध्यम से हम विदेशों में इन चीजों का व्यापार करते थे। जैसे विद्यार्थियों दक्षिण भारत में हमारे मसाले थे, उन मसालों का हम विदेश में व्यापार करते थे। और जब ये अंग्रेज भारत में आते विद्यार्थियों जब वास्को डी गामा भारत में आया, जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो उन्होंने देखा कि कालीकट बंदरगाह पर, जो कालीकट बंदरगाह पर है वहां पर अरबों का आधिपत्य था। अरबों का आधिपत्य मतलब है उनका एक अधिकार था। वास्को डी गामा जब भारत में आता है तो देखता है कालीकट बंदरगाह है जहाँ का राजा कौन था, जेमोरिन। और जेमोरिन के यहाँ पर उन्होंने वास्को डी गामा को व्यापार करने का अनुमति दी कौन, जेमोरिन। तो वास्को डी गामा कहता है कि जब मैं भारत में आया कालीकट बंदरगाह उतरा तो उस समय अरबों के जहाज यहाँ पर पूरी तरह से जो अरब सागर है अरबों को बना हुआ था। एक तरह से अरबों का आधिपत्य था कालीकट बंदरगाह पर, एक अधिकार था जिनका अरबों का। ये लोग भारत से व्यापार वाणिज्य करते थे। तो जब अंग्रेज भारत में उस समय बंदरगाहों के माध्यम से, जलमार्गों के माध्यम से भारत का व्यापार बहुत ही संपन्न और सुदृढ़ बना हुआ था। एक तरह से ये विदेशी व्यापार सुदृढ़ बना हुआ था। समुद्री मार्गों के माध्यम से भी है विदेशों में इन चीजों की उपस्थिति। ये विद्यार्थियों कुछ पॉइंट हैं जिनसे प्राचीन भारत की हमें जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो ये है कृषि हमारी अच्छी थी, व्यापार वाणिज्य हमारा था, विदेशी व्यापार हमारे यहाँ पर होता था। तो एक तरह से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही उच्च थी। भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था मध्यकाल में। लेकिन जो ही अंग्रेज भारत में आते हैं और अंग्रेजों के आगमन के समय इस पूरे व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और धीरे धीरे भारत कमजोर होने लगा। क्योंकि भारतीय उद्योग व्यापार इन जो कृषि इन पर सभी किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने सारा व्यापार अपने हाथ में ले लिया और भारत की हालत दिन ब दिन बिल्कुल व्यतीत होती गई। और मिलते विद्यार्थियों कल आएगा विद्यार्थियों। अब हमारा आ गया कि भारत की राजनीतिक स्थिति का जो समय आज आ गया आर्थिक स्थिति। कल आ गया कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज में लोग कैसे रहते थे, उनका अध्ययन विद्यार्थियों कल करते हैं।